नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ का अध्ययन करेंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ के जो आपका एनसीईआरटी का किताब है उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे और उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं सभी को समझाया जाएगा। क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि संपूर्ण चैप्टर को ले लें या एक अलग पार्ट्स बनेगा, कोशिश किया जाएगा कि संपूर्ण चैप्टर को पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ को। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बोला जाता है। ठीक है, देखिए किताब में बोला जा रहा है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आप ध्यान दीजिए और इस पर विचार कीजिए कि जब आप लोग क्या करते हैं कि गर्मियों के दिनों में कमरे के ताप पर दूध को आप लोग खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, लोहे की तवा, तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, यानी कि कोई भी लोहे की बन वस्तु होती है उसको आप लोग वायुमंडल में क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, कहीं भी उसको रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अंगूर का किण्वन हो जाता है। ठीक है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और जब हम सांस लेते हैं, इस पर आप लोग को विचार करना है। आगे लिखा जा रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। देखिए, आप लोग अब ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं जी, गर्मियों के कमरे के ताप पर हम लोग दूध को खुला छोड़ देते हैं या हमारे शरीर में जब हम लोग भोजन खाते हैं तो वो भोजन पच जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति थी, जैसे कि आप लोग खाना खा रहे हैं रोटी सब्जी, लेकिन जो वो उसका प्रारंभिक स्थिति हो जाता है कि वो रोटी सब्जी था, लेकिन बाद में उसका अपचयन, उसका पाचन होकर के कुछ और बन जाता है। या लोहे की नए वस्तु आप लोग बाजार से खरीद के लाते होंगे जिसमें जंग नहीं लगता है, उसको आप लोग आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर एक विशेष भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जंग चढ़ जाती है। ठीक है, तो जो उसका पहले का प्रकृति था और अभी का जो प्रकृति है वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यही परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि मान लीजिए लोहा पर जंग लग गया, वह क्या हो गया, उसका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तब हम यह भी कह सकते हैं कि जब उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। ठीक है, और देखिए आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप करने से पहले आप लोग यह देखिए, जैसे कि आप लोग के घर पे चूना चूना जैसे कि बोला जाए चूना का पेंट किया जाता होगा, लेप किया जाता होगा घरों पे, क्योंकि आप लोग ये सफेद सफेद जो भी पुट्टी किया जाता है या पेंट किया जाता है देखे होंगे। देखिए, जो CaO होता है, ठीक है, CaO जो होता है वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, CaO को क्या बोलते हैं, ये बिना बुझा हुआ चूना है। CaO को बिना बुझा हुआ चूना है। जब इसको हम लोग H2O यानी कि जल के संपर्क में लाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण हो जाता है। CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण हो जाता है और इसका हम लोग नाम रखते हैं क्या जी, बुझा हुआ चूना। देखिए कैसा परिवर्तन होता है। आप लोग CaO यानी कि चूना, बिना बुझा हुआ चूना को बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको पानी में, यानी कि H2O का मतलब होता है क्या है जी, जल, उसको क्या करते हैं आप लोग, जल में मिला देते हैं। क्या करते हैं, उसको जल में मिला देते हैं, जिसके कारण वह बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण हो जाता है। हम आगे यह पढ़ेंगे कि कैसे CaO और H2O मिलकर के CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण किया। अब हम लोग क्या करते हैं,
जब हम लोग बिना बुझे हुए चूने के बाजार से खरीद के लाते हैं और इसको जल के साथ मिला करके हम लोग दीवार को क्या करते हैं, बढ़िया से पेंट कर देते हैं। पेंट करने के बाद ये CaOH होल्ट होता है। लगभग 2-3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद, यानी कि 2-3 दिन के अंदर यह क्या हो जाता है, CaOH का होल्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। और यह जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है तो फिर से CO का निर्माण कर देता है। तो इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग तो अभी पढ़ेंगे ही। जैसे कि देखिए, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा, ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि जब श्वेत लौह के साथ, चमकदार श्वेत लौह के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें से चमकदार श्वेत लौह निकलती हैं और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो कि श्वेत चूर्ण में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न में किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा हो, या तापमान में परिवर्तन हो रहा हो। जब ये चारों प्रक्रिया किसी न किसी अभिक्रिया में हो रही है तो हम लोग यह समझते हैं कि वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, और जब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है। ठीक है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग को किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है, यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक है 1.1 रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? देखिए, क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। देखिए, क्या आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग को यह बताया जा रहा है कि जब मैग्नीशियम को, क्या जी, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या, जब मैग्नीशियम धातु है एक, इसको Mg से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका प्लस में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन O2। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग MgO का निर्माण होता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, मैग्नीशियम है। तो जब बोला जा रहा है कि अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको कौन सा समीकरण कहेंगे, यह शब्द समीकरण है, क्योंकि हम लोग इसको शब्द के रूप में लिखे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, शब्द समीकरण कहा जाएगा। और यह जो है इसको हम लोग सूत्र के समीकरण में लिखे हैं, यह रासायनिक समीकरण है या सूत्र समीकरण है। ठीक है, मतलब रासायनिक जो समीकरण होता है, सबसे पहले हम लोग उसकी सरलतम विधि में क्या करते हैं, उसको शब्दों के रूप में लिखते हैं, और शब्दों के रूप में लिख करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पे निर्माण कर दिए। यानी कि जब आप लोग मैग्नीशियम लीजिएगा और मैग्नीशियम में जब वायु के साथ उसका दहन कराइएगा, अभिक्रिया कराइएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग समझिए। लेकिन अभी आप लोग को आगे तुरंत जाकर के यह भी पढ़ना है कि क्या यह समीकरण संतुलित है। ठीक है, और संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ये सभी बातों को अभी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, बोला जा रहा है। और हाँ, आप लोग यह भी ध्यान रखिए कि कोई भी जो रासायनिक समीकरण होता है
उसमें देखा जाता है कि बाएं कौन सा है और दाएं कौन सा है। मान लीजिए हम इस प्रकार से खड़े हैं, तो जो हमारा बाएं है और दाएं है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो जो भी बाएं की तरफ लिखा जाता है, वैसा समीकरण, मतलब समीकरण में जो भी बाएं की तरफ लिखा जाता है, तीर के बाएं की तरफ जो लिखा जाता है उसको ये क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। इसको ये क्या कहते हैं, अभिकारक। ये तीर के बाद यानी कि दाएं तरफ लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उत्पाद। ठीक है, अगर आप लोग से बोला जाएगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं तरफ जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक, और तीर के दाएं तरफ जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, उत्पाद। यानी कि ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होते हैं अभिकारक होते हैं, जो आपस में मिलकर के उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल जा रहा है कि अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनसे रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभिकारक कह रहे हैं। इस अभिक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, उत्पाद कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों की उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम यहाँ पे तीर का निशान लगाकर दर्शाए हैं। ठीक है, क्योंकि यह अभिकारक है, बाएं तरफ लिखा हुआ है और दाएं तरफ इसका उत्पाद है, इसलिए किसको लिखे हैं, इसको दाएं तरफ लिखे हैं, तो इसमें बीच में क्या लगा दिए हैं, तीर का चिन्ह लगाकर इन दोनों को क्या कर दिया हम लोग, अलग कर दिए हैं। ठीक है, और अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो हमने अभिकारकों के बीच किसका चिन्ह लगाया है, प्लस का ही चिन्ह लगाया है। दो ठो अभिकारक हैं तो प्लस का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, उन्हें बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर यानी कि एलएचएस में लिखा जाता है। अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड में। और फिर देखिए इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगा करके इन्हें दाईं ओर यानी आरएचएस में लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार इनके भी क्या लगते हैं, इसमें अगर मान लीजिए और कोई उत्पाद बन रहा होता, जैसे कि ऑक्सीजन मुक्त हो रहा होता, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहा होता, तो इसमें भी प्लस का चिन्ह लगाकर इनको अलग करते। बड़ा बड़ा समीकरण में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। और इसको कहाँ लिखते हैं जी, इसको आरएचएस में लिखते हैं, यानी राइट हैंड साइड में उत्पाद को लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, अब यह तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। और तीर का सिरा क्या हम लोग इधर कर सकते हैं, नहीं, तीर का जो सिरा होता है वो हमेशा किसकी ओर होता है, उत्पाद की ओर होता है। ठीक है, यानी कि जहां पे उत्पाद बन रहा होता है उसी की ओर क्या होता है, तीर का सिरा होता है। देखिए उसके बाद है 1.1 रासायनिक समीकरण लिखना, कि किस प्रकार हम लोग रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। देखिए क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, क्या इतना लंबा चौड़ा हम लोग काम कर रहे हैं, क्या इससे भी संक्षिप्त विधि है क्या इस रासायनिक समीकरण बनाने की। तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त उपयोगी बनाया जा सकता है। देखिए इतना बड़ा हिंदी में लिखे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम लोग सूत्र की सहायता से मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO बोल दिए। ठीक है, तो सूत्र की सहायता से इसको भी हम लोग और अधिक क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। और ये जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है और यह रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करेंगे तो आपको तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, ये सब पढ़े थे। ठीक है, फिर इसको संक्षिप्त रूप में मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, और मिलकर के MgO का निर्माण करता है, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, बोला जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का स्मरण होगा कि जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसका निर्माण किया जा सकता है, और ना ही उसका क्या किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान जो होता है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो रासायनिक समीकरण हो रहा है तो जितना इसका भार होगा, जितना इसका परमाणु द्रव्यमान होगा, इन दोनों को मिलाकर के उतना परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए, तभी यह जो समीकरण होता है वह संतुलित कहा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। जिंक क्रियाकलाप 1.3 में शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखिए, अब इन समीकरणों को मिटाते हैं। उसके बाद आप लोग को एक सूत्र दिया गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक को आप लोग किससे सूचित करते हैं? जिंक को Zn से सूचित किया जाता है, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड को यानी कि H2SO4 लिखते हैं, H2SO4 से सूचित किया जाता है, और यह मिल करके किसका निर्माण कर रहा है? तो ZnSO4 प्लस में H2 गैस भी मुक्त हो रहा है। ये समीकरण आपकी किताब में दिया गया है। अब हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि क्या यह समीकरण के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान है? क्या Zn इसमें एक है? क्या Zn इसमें भी एक है? SO4 इसमें एक है तो SO4 इसमें भी एक है, इसमें हाइड्रोजन 2 है तो इसमें भी हाइड्रोजन 2 है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि Zn की संख्या कितनी है? एक है। क्या यहाँ पे 2 लगा है? नहीं। क्या यहाँ पे 2 लगा है? नहीं। जब यहाँ पे 2 लगा हो, यहाँ पे 2 लगा हो, तो इसका समझेंगे कि इसका द्रव्यमान 2 है Zn का, लेकिन Zn का द्रव्यमान कितना है? 1 है। फिर लेते हैं हाइड्रोजन, यानी कि H का द्रव्यमान कितना है जी? 2 है। ठीक है। SO लेते हैं, S लेते हैं, सल्फर अलग होता है, ऑक्सीजन। S का द्रव्यमान कितना है? 1 है। O लेते हैं, O का द्रव्यमान कितना है? 4 है। ठीक है। यह क्या हुआ? ये अभिकारक का ले लिया। क्योंकि आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है। फिर लिखते हैं इधर भी Zn कितना है जी? इधर भी 1 है। S कितना है? इधर 1 है। O कितना है? 4 है। ठीक है, ये उत्पाद की तरफ का है। फिर है हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ठीक है। देखिए, क्या यहाँ पे Zn बराबर Zn 1 है, यहाँ पे भी Zn 1 है, यह संतुलित है Zn वाला। ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, देखते हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यह भी क्या है? संतुलित है। ठीक है। S सल्फर देखते हैं कितना है? यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी कितना है? 1 है, ये भी सही है। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो हम ये समीकरण द्वारा यह पता लगा लिए कि अभिकारक की ओर जितने भी परमाणु संख्या होते हैं तथा उत्पाद की ओर जितने भी परमाणु संख्या होते हैं वह दोनों को क्या है? समान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है यह क्या है? संतुलित है। ठीक है। जो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है वह कैसा है? संतुलित है। ठीक है। अब देखिए, आपकी किताब में क्या बोला जा रहा है? आपकी किताब में भी इसी प्रकार से यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, इसको देख सकते हैं कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या यानी LHS ये वाला अलग लिया गया है, फिर उत्पाद में परमाणु की संख्या यानी RHS ये वाला क्या लिया गया है? अलग लिया गया है। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 4 निकल के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप लोगों ने देखा कि इधर के जितने भी परमाणु संख्या थे इसके ये सब समान है, इधर के जितने भी परमाणु संख्या थे ये भी समान है, इसलिए यह समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब देख रहे हैं कि अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर एक और आपका समीकरण दिया गया है, इसको भी थोड़ा लिए लें। देखिए, बोला गया है Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, आइए देखते हैं। Fe का मतलब लोहा का सूत्र यह होता है। ठीक है, H2 में जब देखिए यहाँ पे Fe को लेते हैं, कौन सा है जी? ये LHS है, LHS है यानी कि अभिकारक है। देखिए LHS में Fe को लेते हैं, Fe का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु संख्या कितना है? 1 है। H2 को लेते हैं, H का कितना है?
2 है। ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं आरएचएस यानी कि उत्पाद की ओर। आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये बाएं तरफ का और ये दाएं तरफ का। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं Fe, यहाँ पे देखिए Fe कितना है, 3 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 है। अब फिर से पहले जैसा प्रक्रिया समझिए, वो तो हम लोग लिए थे सल्फ्यूरिक एसिड वाला, वो तो संतुलित था, लेकिन क्या यह संतुलित है, इसके बारे में हम लोग को क्या लगाना है, पता लगाना है। ठीक है, देखिए, और Fe जो होता है यहाँ पे 1 है, इधर देखिए Fe कितना है, 3 है। क्या यह संतुलित है, नहीं है भाई। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये सही है भाई। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 1 ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ये भी क्या है, मतलब केवल हाइड्रोजन वाला संतुलित है। Fe भी 1 है तो इधर 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन भी देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे संतुलित नहीं था। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe3 है, तो पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3Fe, यानी कि Fe में 1 × 3 कर देते हैं, तो Fe कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। Fe वाला तो संतुलित हो गया, इधर भी 3 था, इधर भी 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी, तो संतुलित है। अब देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन वाला तो 1 ही है इधर, ऑक्सीजन इधर 4 को है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग 4 से, 2 इंटू क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन से निकलना है जी, 1 × 4, ये कितना हो जाएगा, 4 इधर भी हो जाएगा, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 ही है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, Fe यहाँ पे 1 था, Fe यहाँ पे इधर पहले कर लेते हैं, Fe यहाँ पे 1 था और यहाँ पे Fe कितना था, 3 था, तो हम लोगों ने इसे 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे Fe3 हो गया, और Fe3 मतलब यहाँ पे 3Fe, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, फिर हम लोग हाइड्रोजन पे चले, तो हाइड्रोजन 2 है भाई, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर इसका कोई काम नहीं करना है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन वहां जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 × 4, इधर कितना हो गया, 4। लेकिन अभी 4 यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं, तो जब इसको हाइड्रोजन के साथ ही गुणा करेगा, तो इधर भी तो 2 से गुणा होगा हाइड्रोजन के साथ, 2 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना है, H2 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 × 4 कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी, तो ये 8 हो जा रहा है। अब इधर तो लफड़ा फंस गया कि इधर भी 2 है, अब क्या करें, तो हम लोग इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4H2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4H2 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, क्या यहाँ पे 3Fe है, 3Fe है, इधर भी Fe का 3 है, इधर भी Fe का 3 है, 4H2 है, यहाँ पे भी 4 का H2 है, 4 2 8 है, मतलब 8H2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का 4 भी हो गया, Fe3 है तो Fe3 भी हो गया, ऑक्सीजन का 4 था तो 4 हो गया। ठीक है, इधर ऑक्सीजन का 4 करना था, 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 × 4 कर दिया, यहाँ पे भी 8 हो गया। अब ये जो रासायनिक समीकरण है वह क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए चलिए सब ठीक है। अब देखिए फिर बोला जा रहा है कि ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चरण 3 में सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस समीकरण यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए, इस आधार पर हम Fe3O4 को और ऑक्सीजन को तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के जो हम बताए वही लिखा गया है आप लोग में। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। ठीक है, 3Fe लिखे हैं भाई, 4H2O लिखे हैं, Fe3O4 लिखे हैं और 4H2 लिखे हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखें कि समीकरण में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या अब बराबर हो गई है। LHS के भी परमाणु संख्या बराबर है और RHS के भी परमाणु संख्या बराबर। अभी एक और समीकरण लेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को, और जो हम लोग ये प्रक्रिया अपनाए कि यहाँ पे कम है भाई, यहाँ पे कम है तो इधर से इधर गुणा किए, इसी को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्याओं के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का हम लोग प्रयत्न किए। ठीक है, आइए चरण नंबर 7, भौतिक अवस्थाओं की संकेत लिखना।
अच्छा, आप तो अब यहाँ पे लिख दिए, लेकिन Fe है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? H2O लिख दिए, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, यानी ठोस है, द्रव है, गैस है, जलीय है, एक्वस है, क्या है आखिर यह? अब इसको हम लोग को लिखना है। देखिए, ऊपर लिखे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण को सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण का, रासायनिक अभिक्रिया का यह नियम होता है कि इसके साथ साथ यह क्या है, एक्वस है, यानी कि जलीय है, ठोस है, द्रव है, गैस है, आखिर यह क्या है, यह भी हम लोग को दर्शाना जरूरी होता है। ठीक है, अभिकारकों तथा उत्पादों में गैस, द्रव, जलित तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः जी, एल, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। अब देखिए, अगर आप लोग को बोलेगा कि गैस को किससे दर्शाते हैं, अगर कोई तत्व क्या है, गैस है, अगर कोई तत्व क्या है, ठोस है, अगर कोई गैस ठोस हो गया, अब एक लेते हैं द्रव को ले लेते हैं, ठीक है, और एक और ले लेते हैं जलीय। ठीक है, देखिए, गैस को आप लोग जानते हैं किससे, गैस को G से सूचित किया जाता है, ठोस को S से सूचित किया जाता है, द्रव को L से सूचित किया जाता है, और जब कोई तत्व रहता है वो जलीय होता है तो उसको किससे सूचित करते हैं, AQ से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, गैस का मीनिंग क्या होता है, GS, तो इसको G से सूचित करते हैं, ठोस का सॉलिड होता है तो S से सूचित करते हैं, द्रव का लिक्विड होता है तो L से सूचित करते हैं, और जलीय का क्या होता है, एक्वस होता है तो इसको AQ से सूचित करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग समीकरण लिखते हैं। हम लोगों ने लिखा था Fe3Fe संतुलित करके, प्लस क्या लिखा था, 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O एरो एरो Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, देखिए, ये Fe जो होता है, लोहा, लोहा देखे हैं लोहा, तो जो लोहा होता है वह कैसा होता है, लोहा ठोस होता है, सॉलिड होता है। आप उसको एक पंच मारिएगा तो आपको ही दर्द होगा, लोहा का कोई दर्द नहीं होगा, या वो दबेगा भी नहीं। ठीक है, तो जो लोहा होता है वह कैसा होता है, सॉलिड होता है। लोहा कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, लोहा कैसा होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। लेकिन अब आप लोग जल को देखिए, ठीक है, जल, पानी ऐसे आप लोग गिराइएगा तो नीचे गिरेगा और पूरा क्या हो जाएगा, बह जाएगा, या आप लोग उसको पी जाते हैं। ठीक है, तो वह जो जल होता है वह क्या होता है, यह जल जो होता है, तो लेकिन इसमें जो H2O का प्रयोग किया गया है ना, आप लोग यहाँ पे एक्वस भी लिख सकते थे, लिक्विड भी लिख सकते थे, लेकिन जो यहाँ पे जो जल का प्रयोग किया गया है वो भाप के रूप में किया गया है। मतलब जैसे कि आप लोग चावल बनाते हैं और चावल के ऊपर देखिएगा पानी भाप बन के निकलता है, या पानी गर्म करते हैं तो भाप बन के निकलता है, इसमें भाप के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात गैस के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये Fe3O4 बना था, Fe3O4 बना तो ये भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, 4H2 ये क्या है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, और आप लोग यह भी जानते हैं कि H2 प्लस O2 एरो H2O। क्या आप यह बताइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के तो जल का निर्माण करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, क्या आप हम यह बताइए कि क्या यह संतुलित है, क्या यह संतुलित है? तो आप लोग का जवाब होगा कि पहले चेक करेंगे कि संतुलित है कि नहीं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग देखिएगा, ई जो तीर के इधर लिखा रहता है बाएं तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। ई गधावा तीर के बाहर लिखल है, इसको बोलेंगे क्या जी, उत्पाद। तीर के पहले लिखल है तो अभिकारक, तीर के बाद लिखल है उत्पाद। और जो अभिकारक होता है, जितने भी अभिकारक होते हैं उनको पहले लिखते हैं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है जी, 2। फिर इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है जी, 2। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं उत्पाद में, उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है,
तो आप लोग फटाक से बोलिएगा कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, कि संतुलित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यह करना होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो एक को पहले हम किसके गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 2 जा कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन को बोला जाए तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको H2O में यानी कि ऑक्सीजन में किससे गुणा करना पड़ा, 2 से गुणा करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन तो 2 हो जा रहा है, लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन भी पहले है, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी इधर कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब तो और झमेला फंस गया भाई, यहाँ पे अब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन को तो करने का संतुलित, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को जब संतुलित करने जा रहे हैं तो हाइड्रोजन तो पहले से संतुलित था, लेकिन ई ऑक्सीजन वहां आकर के 2 जुड़ जा रहा है तो इसका काम बिगाड़ दिया। ठीक है, जब इसका काम बिगाड़ दिया तो 2 दूनी इधर 4 हो गया। अब इधर का हाइड्रोजन ज्यादा, अब इधर का हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। अब ई कहेगा कि अब हम भी कुछ ऐसा करें कि हम भी इसके बराबर 4 हो जाए। ये बोलेगा कि 2 से हम भी गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, देखिए 2 दूना कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। यहाँ पे 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 था, अब 2 से फिर ऑक्सीजन भी इधर भी 2 हो गया। तो यह रासायनिक समीकरण, अब बोलिए कि यह रासायनिक समीकरण कैसा है, संतुलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और ये रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते रहेंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे जरूर प्रश्न रहते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग सॉलिड लिक्विड गैस आप लोग समझ गए कि कैसे हम लोग सॉलिड कहेंगे, कैसे लिक्विड कहेंगे, कैसे इसको गैस कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिए, समीकरण H2O के साथ गैस का चिह्न का उपयोग किया गया है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि H2O पानी के रूप में है। अभी आप लोग को समझाया कि वहां पे भाप के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। आपको पहले ही बताए थे, जो रासायनिक समीकरण हुआ था जिसमें H2O का हम लोग प्रयोग किए थे, या कैसे किए थे, भाप के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती हैं जिसपे ताप भी पड़ता है, मतलब उसको नीचे से गर्म करते हैं। ठीक है, दाब भी देते हैं, यानी कि ऊपर से उसको दबाते भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे कि CO प्लस क्या है भाई, CO प्लस 2H2, CO प्लस 2H2। ठीक है, एरो CH3OH। ठीक है, देखिए पहले ये देखिए कि इस समीकरण संतुलित है कि नहीं है, उसके बाद आगे चलेंगे क्योंकि इसका रिवीजन जरूरी है। ठीक है, 2H2 प्लस CH3OH हो गया। देखिए CO, यहाँ पे कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है, 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2H2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 दूनी कितना होता है, 4। ठीक है, यहाँ पे भी H4 लिख दे रहे हैं, वहां पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पे कार्बन कितना है जी, 1। हाइड्रोजन कितना है जी, 3। ऑक्सीजन कितना है, 1। और इधर भी एगो हाइड्रोजन है, इधर भी एगो हाइड्रोजन, तो +1 कर देंगे तो भी कितना हो जाएगा, 4। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया जाएगा तो H3 है, 3 है, प्लस में 1 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए क्या यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या 1 है। हाँ भाई, ये संतुलित है कार्बन वहाँ। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ये भी संतुलित है। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ये भी क्या है, संतुलित है। मतलब हमको यह पता चल गया कि यह एक क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, दूसरा हमको क्या जांच करना है, दूसरा हम लोग को यह जांच करना है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सीओ का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से भी काफी खतरनाक गैस होता है। ठीक है,
तो CO क्या है, एक प्रकार का क्या है, यह गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम होता है, CO का। मोनो जैसे कि अगर किसी भी में CO है, इसमें अगर एक का मान लीजिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो इसको मोनो पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं CO2 होता है, यहाँ पे 2 का प्रयोग हुआ है, यहाँ इसको क्या पढ़ते हैं, डाई पढ़ते हैं। अगर 3 लगा होता है तो ट्राई पढ़ते हैं, मोनो डाई ट्राई। 4 लगा होता है तो टेट्रा पढ़ते हैं, ठीक है। 5 लगा हो तो पेंटा पढ़ते हैं। इस प्रकार से यह पढ़ते बढ़ते आगे चला जाता है। आपको 3 ही तक पढ़ना होता है ज्यादातर, मोनो डाई ट्राई, ठीक है। आगे जैसे जैसे समीकरण आएगा वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। आप लोगों ने यह देख लिया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह क्या होता है, एक गैस होता है। 2H2 हाइड्रोजन वह क्या होता है भाई, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, और दोनों मिलकर के H2O का भी निर्माण करता है, ठीक है। तो H2 भी क्या होता है, यह भी क्या होता है, गैस होता है। अब बात चला कि CH3OH क्या होता है, तो यह लिक्विड होता है। क्या होता है, यह लिक्विड होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने समझा। अब इसमें हम लोग को यह समझना है कि दाब, ताप, दाब और उत्प्रेरक। अगर ताप लगाना हो, ताप इसको गर्म करना हो, दाब लगाना हो, या कोई उत्प्रेरक रखना हो, देखिए ताप का मतलब होता है कि का इसको नीचे से हम लोग गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि इसको नीचे से आग दे के गर्म इसको हम लोग कर रहे हैं। मतलब CO और कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन को दोनों को जब मिला दे रहे हैं तो उसको पानी से मतलब उसको उबाल रहे हैं, क्या उसको गर्म कर रहे हैं, तब इसका निर्माण हो रहा है, नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दाब का प्रयोग करते हैं। आप लोग को यह समझा दिए कि जब नीचे इसको गर्म किया जाता है ना, ताप को हम लोग इस प्रकार से सूचित कर देते हैं, ठीक है। और दाब को हम लोग ATM के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं दाब को ATM के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे 340 ATM का दाब लगा है, 340 ATM का क्या लगा है, दाब लगा है। तब मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब आपस में मिलाया गया तो 340 ATM का दाब लगा, तब CH3OH यानी कि लिक्विड का इसका निर्माण हुआ। अब चलिए, उत्प्रेरक का मतलब होता है कि कोई भी और चीज मिला करके इसमें रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण किया जाए, ठीक है। उसके बाद आगे एक और समीकरण दिया गया है आप लोग को, वो भी चलिए देख लेते हैं। बड़ा समीकरण है बहुत जी, ठीक है। देखिए यह किया गया है 6CO2, यह एक्वस है, ठीक है। तो इसको आपको रन देते हैं, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। 6CO2 प्लस 12H2O एरो C6H12O6, ठीक है। प्लस में है 6O2 एरो, एरो नहीं प्लस, प्लस 6O2 हो गया 6H2O, 6 है 6H2O, ठीक है। अब आप लोग को उत्प्रेरक यहाँ पे लिखा था तो उसको बोलते कोई रासायनिक मतलब कुछ उसमें मिला दिया जाता है, यानी कि इसमें सूर्य का प्रकाश मिला दिया गया, मतलब सूर्य का इस पे प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब तीरी के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं। दाब लग रहा हो, ताप लग रहा हो तो नीचे ऐसे कर देते हैं। अगर दाब लग रहा हो तो ATM में उसको लिख देते हैं कि कितना ATM का दाब लग रहा है। अगर कोई उत्प्रेरक हो तो उत्प्रेरक को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश एक उत्प्रेरक है, और नीचे इसमें क्लोरोफिल भी मिल रहा है। इसमें क्या है जी, क्लोरोफिल भी है। देखिए आप लोग तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि CO2 जो होता है गैस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, पहले आप लोग तो यह जांच कर लीजिए कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, उसके बाद हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन का संख्या, कार्बन का संख्या यहाँ पे कितना है, 1 है, और साथ ही साथ में कितना है, 6 है। 6 से गुणा भी करना है, यानी कि 6 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, और साथ ही साथ 6 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है जी, 1 है, और एक यहाँ पे 12 से भी इसको गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 12। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 12H2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या इधर भी कितना हो जाएगा, 1 × 12 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 12, मतलब इधर इधर ऑक्सीजन दोनों अभी मिलान कर देंगे, आगे देखिए पर इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिए
सी कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे 6 है। हाइड्रोजन का संख्या कितना है भाई 12 है। ऑक्सीजन का संख्या कितना है 6 है। देखिए इधर भी फिर इधर से भी ऑक्सीजन है और 6 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन और कितना हो जाएगा 2 छक 12 हो जाएगा 12। फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कितना है तो 6, यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या है 2 और गुणे में 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। और ऑक्सीजन का संख्या कितना है 1 है और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है देखिए यहाँ पे भी कार्बन का संख्या 6 था, इधर भी कार्बन का संख्या कितना है 6 है, ये संतुलित है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का संख्या इधर 12 और इधर 12, 12 मिलकर के कितना हो जाता है 24 हो जाता है। देखते हैं इधर भी ऑक्सीजन की संख्या क्या 24 है। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 लिखते हैं। फिर नीचे देखिए ऑक्सीजन 12 है तो प्लस 12 लिखते हैं। इधर भी देखिए ऑक्सीजन 6 है तो 6 लिखते हैं। 6 6 12 12 कितना हो जाएगा 24। ऑक्सीजन वाला भी क्या है संतुलित है। ठीक है हाइड्रोजन को लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 है, संतुलित है। ठीक है मतलब ये जो समीकरण हुई है वह क्या हुई है संतुलित समीकरण है। ठीक है अब देखिए अब आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है कि C6H12O6 जो हो रहा है यानी कि C6H12O6 है यह इसको क्या कहते हैं। देखिए शुरू से लिखते हैं, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यह जल है, ये सब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उत्प्रेरक है। C6H12O6 को क्या बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं, यह क्या है ग्लूकोज है। फिर यह ऑक्सीजन है और यह क्या है जल है। ठीक है तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। आप लोग याद रखिएगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है चलिए बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या कोई प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार की आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जरा एक मिनट देख लें वीडियो कितना देर का हुआ। चलिए 41 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है तो इसको खत्म ही कर दिया जाए, चैप्टर को ही हम लोग क्या कर दे रहे हैं अभी खत्म कर दे रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है चलिए या वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो हम लोग एक काम करें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को एक अलग से पार्ट बना रहे हैं, अगले पार्ट में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। चूंकि 1.1 हम लोग खत्म कर दिए, अभी इसके बाद ही हम लोग 1.2 का भी वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है चलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आप लोग को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में यानी कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है इत्यादि सभी अभिक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आपको सभी अभिक्रियाओं को समझाएंगे। ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।